नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ बिहार के अनुभव हैं और अनुभव बीपीएससी में रैंक सेकंड लाए थे। 68वीं बीपीएससी में इनका रैंक सेकंड था और अभी जो 2023 का यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें यूपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं और रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, तैयारी कैसे की है, क्योंकि काफी सारा मिसगाइड भी लोग करते हैं। जब तैयारी करना कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। 1 साल 2 साल उसका यही समझ में निकल जाता है कि कैसे पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों को पढ़ना है। तो हमको नहीं लगता कि इनसे बेहतर आप लोगों को कोई स्ट्रेटजी बता पाएगा। बीपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं, यूपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा रहा तैयारी का जो मोड था, कैसा लगा यूपीएससी क्रैक करने के बाद? जी, काफ़ी लंबा जर्नी था, 3 साल हो गए थे अभी रिज़ल्ट आने में, हम्म, तो काफ़ी रिलीफ़ हुआ नाम देख के लिस्ट में अपना हम्म। और काफ़ी खुशी हुई। कितना रैंक आया है यूपीएससी में? जी, मेरा रैंक आया है 309। 309। जी, कौन सा पोस्ट मिल सकता है? जी प्रोबेबली आईआरएस मिलेगा, इनकम टैक्स। आईआरएस। हुँ। बीपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं और यूपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं। दोनों के परीक्षा में या प्रिपरेशन में अंतर क्या देखने को मिला आपको? जी, काफ़ी कम अंतर था मेरे हिसाब से, हम्म, यूपीएससी हो जाने के बाद बीपीएससी उसका काफ़ी एक छोटा पार्ट था। हम्म, मैंने यूपीएससी की ज़्यादातर नॉलेज बीपीएससी में यूज़ की थी। हम्म, बीपीएससी का जो लेवल था 68 में उन्होंने काफ़ी यूपीएससी जैसा कर दिया था। हम्म, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन ईज़ी था, हम्म, पर क्वेश्चन का स्तर उन्होंने काफ़ी बढ़ाया था और मैंने यूपीएससी का ही कंटेंट यूज़ किया था, बीपीएससी स्पेसिफिक कुछ-कुछ चीज़ें प्रिपेयर की थी हम्म। और इनका यूज़ करके मैंने बीपीएससी दिया था। अच्छा, मत अगर हमको बीपीएससी करना है या यूपीएससी करना है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप बड़े लेवल का तैयारी करिएगा तो छोटा लेवल थोड़ा उससे नीचे आपका रिजल्ट आसानी से हो सकता है। क्या यूपीएससी बीपीएससी में भी सेम लागू होता है? जी, अभी हो गया है 68 से। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर्ड हैं, हुँ, तो बीपीएससी अगर आप प्रीलिम्स अगर आप क्लियर उसका कर लेते हैं, हुँ, तो मेरे हिसाब से आप डेफ़िनेटली बीपीएससी क्लियर कर लेंगे, अगर हुँ। आप यूपीएससी क्लियर करने के कैपेबल हैं, अगर तो। आईआरएस मिलता है, ख्वाब क्या था? आईएएस का था, आईपीएस का था या आईआरएस का था? जी, फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो मेरा आईएएस ही था। आईएएस था। जी। फिर से देना है, जी, एक अटेम्प्ट में और ट्राई करूँगा देने का। ट्राई कर जी। कीजिएगा मतलब आईएएस को लेना ही लेना है। जी, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई एक बार करूँगा। अभी ये अच्छा, मेरा सेकंड अटेम्प्ट ही था, सोचा है 3 अटेम्प्ट देके क्विट करूँगा मैं। अच्छा। प्रीलिम्स की अगर बात करें, बीपीएससी भी दिए हैं, यूपीएससी भी दिए हैं। प्रीलिम्स में क्या अंतर होता है? जैसे यूपीएससी का दिए होंगे और बीपीएससी में बैठे होंगे, दोनों के प्रीलिम्स में कुछ खास अंतर देखने को मिला होगा? जी, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, वो हुँ, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है हुँ, और उसकी तैयारी में काफ़ी आपको समय लगेगा। हुँ, बीपीएससी की जो प्रीलिम्स की तैयारी है, वो काफ़ी फैक्चुअल है हुँ। और एक कम टाइम टेकिंग है अगर आप यूपी। भाई बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो और तैयारी कर करके थक चुके हो, चाहते हो फ्री में तैयारी करना आगे, तो ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चले आइए। 2400 घंटा भारत का नहीं दुनिया का पहला चैनल जो 2400 घंटा फ्री पढ़ा रहा है। सब्सक्राइब कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी और हमारे साथ निःशुल्क पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर्ड हो तो वैसे डाइसी दोनों ही हैं, मुझे तो दोनों ही डिफिकल्ट लगे थे, अच्छा। यूपीएससी का और बीपीएससी का। हुँ, ऐसा नहीं था कि यूपीएससी मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था तो बीपीएससी मेरे लिए बहुत ईजी था। हुँ। बीपीएससी का प्रीलिम्स मैंने जस्ट 3 मार्क्स से क्रॉस किया था। तो दोनों ही डिफ़िकल्ट है, पर इनको आप ओवरकम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा के और ऑब्जेक्टिव और रैंडम रैंडम क्वेश्चन्स को करने का एक नैक डेवलप करके, जो आप काफ़ी सारे टेस्ट लगा के और उसमें इम्प्रूव करके और उस हिसाब से तैयारी करके आप डेवलप कर सकते हैं ओवर द टाइम। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तो काफ़ी सारे छात्र मॉक क कोई 1 लगाता है, कोई 2 लगाता है, संख्या बढ़ते जाता है टेस्ट सीरीज़ का। कितना टेस्ट देना चाहिए 1 दिन? जी, 1 दिन में तो एक ही टेस्ट देना हुँ, चाहिए और मैं बोलूँगा कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो गोल रखें हुँ, कि यूपीएससी में वो 100 टेस्ट देके जाएँ हुँ, और इससे श्योर तो नहीं हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से चांसेस प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत बढ़ जाएगी उनको प्रीलिम्स क्लियर करने की। तो 100 दिन पहले तैयारी शुरू करें, हर दिन 1 टेस्ट दें सुबह, उसके बाद उस टेस्ट को एनालाइज़ करें और अगले टेस्ट की तैयारी करें बाकी टाइम में और इस चीज़ को रिपीट करें और इससे लर्न करें, तो मुझे लगता है कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि 100 में से 1 भी क्वेश्चन अगले बार गलत ना हो सके। जी, हाँ, उसी हिसाब से उनको तैयारी करनी चाहिए मार्क्स को इम्प्रूव करने के। अभी जो भी छात्र तैयारी करते हैं, 2 मोड के छात्र होते हैं। जैसे कुछ छात्र काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, 16 घंटे, 18 घंटे तक पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ छात्र काफ़ी स्मार्टली तैयारी करते हैं, लगता भी नहीं है कि वो छात्र पढ़ाई करते हैं और उनका रिज़ल्ट हो जाता है। कैसे? जी, स्मार्टली पढ़ना चाहिए, 16-18 घंटे तो मुझे नहीं लगता इफेक्टिवली कोई भी पढ़ पाता होगा। हुँ, 10 घंटा बहुत ज़्यादा है, 10 घंटा रीच कर हुँ, देना। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और एग्ज़ाम के डिमांड को समझें, ऐसे ही किसी भी डायरेक्शन में नहीं पढ़ते रहें। हुँ, तो अगर कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटा जो पढ़ रहा है, उसके लिए एग्ज़ाम निकालना ईज़ियर होगा, हुँ। कंपैरेटिवली कि जो 18 घंटे दे रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक ऐसे पढ़ पाएगा, 10 दिन तक पढ़ पाएगा, फिर बर्नआउट हो जाएगा वो। आपका जो बीपीएससी का हम लोग नोट्स देखे थे, काफ़ी सबसे अलग नोट्स था आपका, जितने भी टॉपर्स का हमने इंटरव्यू लिया था, सबसे अलग नोट्स इनका था
ऑनलाइन मोड में आपने नोट्स भी तैयार कर रखा था। उस तरह का अगर किसी को तैयार करना हो, नोट्स तैयार करना हो खुद का, तो क्या उनको सुझाव दीजिएगा? जी, नोट्स तैयार करना बहुत ईज़ी है, उसके लिए आपके पास लैपटॉप या टैब कोई होना चाहिए और उसमें एक एवरनोट करके एक फ्री ऐप आता है, उसको इंस्टॉल कर लें और उसमें टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें। मेंस का हर टॉपिक लिखें, जैसे जीएस 3 का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, सब अलग-अलग नोट में लिखें और उसमें वो कंटेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दें। और रेफ़रेंस के लिए टॉपर्स के नोट्स देखें, जिन्होंने अपना ऑनलाइन नोट्स बनाया था। जैसे कि 2013 में गौरव अग्रवाल सर ने नोट्स बनाए थे अपने ऑनलाइन एवरनोट में। मैंने उन्हीं का देखा था, उन्हीं से इंस्पायर हुआ था। अच्छा। तो उनसे देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कितना डेप्थ विड्थ होना चाहिए और ऑनलाइन नोट्स बनाने का फ़ायदा है कि ईज़िली एडिटेबल होता है। तो आप इतनी बार अपने ही नोट्स को एडिट करते हो कि अपने नोट्स आपके दिमाग में छप जाते हैं बिल्कुल। काफ़ी सारे यूपीएससी के कोचिंग क्लासेज हैं, काफ़ी सारे ऐसे-ऐसे टीचर भी हैं, जिनको बहुत महान बोला जाता है कि यूपीएससी के मतलब बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं। कहीं कोचिंग क्लासेज वगैरह किए थे या नहीं किए थे? जी, मैंने कोचिंग कोई सी नहीं की थी फाउंडेशनल कोर्स के लिए। मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था, ऑप्शनल का भी और जीएस का भी और एसए का भी। टेस्ट के लिए लिया था मैंने, क्लासरूम प्रोग्राम या फाउंडेशनल जीएस कोर्स ये सब कहीं पर नहीं लिया था। अच्छा। आंसर राइटिंग के लिए क्या कुछ बोलिएगा? काफ़ी सारे छात्र होते हैं कि प्री तक काफ़ी अच्छा होते हैं, उनका ऑप्शनल बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही उनको लिखना पड़ता है, उनका मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाते हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या? जी, आंसर राइटिंग नोट्स बनाने के बाद ही करें। या तो सबसे अच्छा तरीका है कि नोट्स बनाते रहें और उसी के साथ जिन नोट्स को बनाया है उन्हीं को आंसर लिख के अप्लाई करके देखिए कि कैसे आप उन नोट्स को यूज़ कर रहे हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, आपको आंसर राइटिंग भी आएगी और नोट्स बनाना भी आएगा। तो ये चीज़ वो करें और ये चीज़ स्टार्ट करें वो फाउंडेशनल अपना एक बेस बनाने के बाद ये चीज़ स्टार्ट करें। पहले चीज़ें समझ लें और उसके बाद मेंस के टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाएँ और ये टॉपिक वाइज़ नोट्स उनको कई टॉपर्स के मिल जाएँगे, सारे टॉपर्स ही बनाते हैं, तो हर टॉपर के चैनल में उनको मिल जाएगा। तो कैसे हर टॉपिक पे नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स बनाते-बनाते ही बीच में हर 6-7 दिन पे ट्राई करें कि 12-15 क्वेश्चन वो लिख रहे हैं। प्रिपरेशन वाले स्टार्टिंग वाले फेज़ में जब एग्ज़ाम काफ़ी दूर है हुँ। और एक बार प्रीलिम्स करने के बाद वो ये चीज़ करना कम कर दें काफ़ी, डेली आंसर राइटिंग, और फुल टेस्ट पे फ़ोकस करें। फुल टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट पे 3 घंटा बैठने का फिर कोशिश करें। आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। काफ़ी सारे छात्रों को अभी देखा जा रहा है। अधिकतर टॉपर्स का जितना भी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, अधिकतर लोगों ने कोई टेक्निकल डिग्री ले रखा होता है। जैसे कोई बीटेक किए हैं या कोई अलग टेक्निकल डिग्री ले रखे हैं। तो क्या आसान हो जाता है कि इन सब डिग्री के बाद या ये सब पढ़ाई करने के बाद यूपीएससी या बीपीएससी थोड़ा आसान हो जाता है? जी, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। हुँ, ज़्यादातर आप टॉपर्स देखेंगे तो उनमें साइंस बैकग्राउंड के भी हैं, आर्ट्स के भी टॉपर हैं, पिछले 2 साल से आर्ट्स के स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिनके पास टेक्निकल डिग्री है तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा स्मार्ट स्टडी आ जाता है, क्योंकि वो 2-2 4-4 दिनों में ही अपना पूरा सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते हैं। तो थोड़ा उनको एक एग्ज़ाम लिखने का एक आइडिया हो जाता है और कॉम्पिटिशन फेस करने का आइडिया हो जाता है। इससे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उनको हेल्प मिलता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस एग्ज़ाम में हर बैकग्राउंड के लोग ही निकालते हैं, हर ऑप्शनल से, हर ऐज के, हर जेंडर के, हर जगह से। तो वैसा कोई एक रूल नहीं है, फिक्स्ड रूल नहीं है मेरे हिसाब से। अगर करंट अफेयर्स की बात करें, तो करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में कब कहाँ से पूछेगा इसका कोई मतलब अनुमान नहीं हो पाता है और कितने दिनों का पूछेगा। करंट अफेयर्स के लिए कैसे अपडेट रहें? जी, मेरे हिसाब से 1 से डेढ़ साल पहले का करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड होना चाहिए हुँ, और न्यूज़पेपर को प्राइमरी सोर्स रखना चाहिए और कंपाइलेशंस को सेकेंडरी सोर्स की तरह यूज़ करना चाहिए और उनको कम टाइम देना चाहिए रिलेटिवली। हुँ, उनको 1-1, 2-2 दिन में, और टेस्ट सीरीज़ में भी आप इतने टेस्ट दे दोगे कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो किसी न किसी टेस्ट में आपको दिख जाएँगे। हुँ। इन सब के बाद भी शायद एग्ज़ाम में वो सब करंट अफेयर्स में से कुछ भी क्वेश्चन ना आए। लेकिन इस प्रोसेस से आप बहुत मैच्योर होंगे, इस लंबी जर्नी से जो आप करोगे, आप इतने टेस्ट दोगे, इतने नोट्स बनाओगे, इससे आपका मेंटल मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ेगा, एक नैक डेवलप होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का, और इससे आपका लेवल बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिज़न में काफ़ी हाई हो जाएगा। भले ही क्वेश्चंस वो नहीं आए एग्ज़ाम में, उसके बावजूद। अगर बीपीएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें, 4-5 मानक पुस्तकें हैं जो सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि इनको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी की बात करें, सभी लोग अभी एनसीईआरटी पर कुछ ज़्यादा ही फ़ोकस कर रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और किस क्लास से किस क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? जी, मैंने नीचे की क्लासेस की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, पर काफ़ी लोग पढ़ते हैं। हुँ, ब मैंने 11th-12th की कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी और उनको भी मैंने इस तरह से पढ़ा था कि मैंने जो अपने ऑनलाइन नोट्स थे, हुँ, तो जैसे ज्योग्राफ़ी में ह्यूमन ज्योग्राफ़ी है, वो मेरा पार्ट वीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका एनसीईआरटी पढूँ। तो बुक मैं लेके ऑनलाइन ही बैठ जाऊँगा और 6-7 घंटे में उस बुक को स्क्रॉल करके, हुँ, उसमें से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के अपने नोट्स में पेस्ट कर लूँगा। तो मेरा प्रोसेस ये होता था, मैं उनको ढंग से प्रॉपर्ली नहीं पढ़ता था या उनको दोबारा मैं नहीं पढ़ता था। हुँ। तो एक बार बैठता था और उससे फ़िल्टर आउट करके चीज़ें निकाल लेता था।
और ये फ़िल्टर आउट करना स्टार्टिंग में नहीं आता है। ये चीज़ मैंने जब अच्छा खासा मैं प्रिपेयर्ड था, कुछ टेस्ट दे दिए थे, उसके बाद ये चीज़ की थी। तो मुझे आइडिया था कि किधर से क्वेश्चन्स आ रहे हैं और कौन से एरियाज़ इम्पोर्टेंट है। तो बाद में मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी, प्रिपरेशन के स्टार्ट में नहीं पढ़ा हुँ, था, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। अच्छा। जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो नए शुरुआत कर रहे होंगे या काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 2 बार दिए एग्ज़ाम, 3 बार दिए, काफ़ी माइनर मिस्टेक से छँट जाते हैं। उनको क्या कुछ बोलिएगा? क्या कुछ अंतर करना चाहिए अब उनको? जी, माइनर मिस्टेक से कोई भी छँट सकता है, मैं भी छँट सकता था। बिल्कुल, 12-15 बिल्कुल। नंबर कम होते तो लिस्ट से बाहर हो जाता। तो ये चीज़ है इस एग्ज़ाम का पार्ट और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन आप बस अपना एफ़र्ट डाल सकते हो, बाकी चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको भूल जाओ और जो भी जहाँ भी आप लैग कर रहे थे, उसको एनहांस करने की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो आप नेक्स्ट किस अटेम्प्ट। मीडियम से थे? मैं इंग्लिश मीडियम से था। अच्छा, मीडियम भी असर करता है क्या? क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का भी कुछ कम रिज़ल्ट हो रहा है। जी, मेरे हिसाब से नहीं करता है। हिंदी मीडियम के भी टॉपर्स रहे हैं, टॉप 20 में 2 साल पहले रहे हैं। लेकिन इधर कुछ सालों से रिज़ल्ट कम हो रहा है हिंदी मीडियम वालों का। जी, रेशियो मैंने भी सुना है कि थोड़ा कम रहता है, पर इसका एग्ज़ैक्ट रीज़न मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा इंटरैक्शन नहीं रहा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से या कोचिंग से। तो इसके पीछे का एग्ज़ैक्ट रीज़न मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता है। अच्छा, एक बिहार में कहावत है कि लड़के का दिल टूटता है तो यूपीएससी क्रैक होता है। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ था? जी, नहीं, नहीं, कोई ये बिल्कुल स्टोरी नहीं नहीं। था? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, कभी ये सब फेस नहीं किए हैं? जी, नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। लास्ट में जो भी छात्र आपको देख रहे होंगे, क्या कुछ बोलिएगा? क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों का कमेंट भी आ रहा था कि उनसे स्ट्रैटेजी लीजिए, बीपीएससी का काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी दिया था आपने। क्या कुछ बोलिएगा उनको? जी, उनको 2-3 चीज़ें बोलूँगा कि होप लूज़ नहीं करें और ऐसे बोलने को बहुत लोग बोलते हैं नेवर गिव अप ये सब। लेकिन वो आस-पास एग्ज़ाम्पल्स देखें, ऐसे भरे हुए हैं एग्ज़ाम्पल्स। जैसे 2017 के रैंक 1 थे। हुँ, हुँ। उनका आप उनसे पिछले अटेम्प्ट का मार्कशीट देखो, बहुत कम मार्क्स थे उनके, उनका मेंस भी शायद क्लियर नहीं हुआ था और उसके बाद अगले साल वो रैंक 1 लेके आए। तो कब आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आपको भी आइडिया नहीं होता है। तो आप अपना एफ़र्ट डालो और सही डायरेक्शन में डालो और मोटिवेटेड होके पढ़ाई करो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है पर एक ना एक टाइम पे आप कहीं न कहीं सक्सीड कर जाओगे। अच्छा, भले ही अगर एग्ज़ाम मोटिवेशन की अगर बात कर रहे हैं आप, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम में जुनून है तो हमें मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको खुद से मोटिवेट करना होता है। आप भी फेल्योर होते होंगे, जैसे कि बोल रहे हैं सेकंड अटेम्प्ट था या और भी एग्ज़ाम दिए होंगे आप। खुद को मोटिवेट कैसे करते थे आप? जी, मोटिवेशन के लिए फैमिली, फ्रेंड्स होते हैं और मोटिवेट होने के लिए मैं जनरली ऐसे टॉपर से इंस्पायर होता था, जो मैं बता रहा था हुँ, कि जो फेल हो के अगली बार जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, हुँ। तो उनको देख के लगता है कि इन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ अगर मेहनत करूँ तो। और टेस्ट लगाता था, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे तो मोटिवेट होता था, लगता था कि जब टेस्ट में आ सकता है तो एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो ये मेरा होता मतलब था। आपके पूरे एग्ज़ाम की अगर बात करें तो टॉपर्स का स्ट्रैटेजी या टॉपर्स का वीडियो काफ़ी मायने रखा है आपके लिए। जी, जी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो मेरे लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वही था कि कैसे करते हैं और ऑब्वियसली उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है तो उनसे बेहतर ये चीज़ कौन बता सकता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू तो वेरी मच। बाकी आप देख रहे थे अभी हमारे साथ अनुभव थे और जिस तरह से बता रहे हैं सेल्फ स्टडी करके 68वीं बीपीएससी में रैंक 2 लाते हैं और अभी 309 रैंक यूपीएससी में लाते हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कैसे पढ़ाई करना है, खुद को मोटिवेट कैसे करना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, खुद का नोट्स कैसे तैयार करना है। जिस तरह बताए हैं इनके बताए हुए रास्तों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कोचिंग क्लास करके अगर कोई क्रैक करता है तो वहाँ पे टीचर गाइड करते हैं। लेकिन खुद से अगर करना हो तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है और इन्होंने दोनों एग्ज़ाम को क्रैक किया है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।